हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। कितना मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। 5 मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके थे। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट नंबर 6। और ये मॉक टेस्ट जेएसएससी सीजीएल झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम लगभग दिसंबर का टाइम तो अभी दिया गया है, लेकिन कब होता है देखिए, दिसंबर में जो टाइम दिया गया है वो बढ़ भी सकता है या फिर उसी डेट को हो भी सकता है। तो आप लोग के पास अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, एक डेढ़ महीने का टाइम है। तो आप लोग इस समय को अच्छे से उपयोग कीजिए और लगातार मॉक टेस्ट में बने रहिए। हम 10 से 15 मॉक टेस्ट आप लोगों को कराएंगे, जिसमें से 6 मॉक टेस्ट आज, छठा मॉक टेस्ट आज आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए, बोला है पहला नंबर क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का कि श्रेणी 7 एक सीरीज दिया है 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 है ना। इस सीरीज, ये एपी सीरीज है। ये एपी सीरीज क्या है? एपी सीरीज क्या है? 7, 14, 21, 28 से लेकर कहाँ तक गया है? मान लीजिए कि n तक गया है ना। एपी है मतलब कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है? 7 का, यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का, मतलब ये एपी में है। किसमें है? एपी में है। और कितने पदों का योग 952 है। माना कि n पदों का योग 952, मतलब n टर्म्स तक लगेंगे तो क्या आ जाएगा? सम 952। तो एपी के सम का फॉर्मूला होता है, एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। ये फॉर्मूला होता है। ये भी लगा सकते हैं और एक और होता है n/2 इंटू a प्लस l, मतलब कि n कितने पद है वो बटे 2 और a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हमको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, सेकेंड वाला, है ना। सेकेंड वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि इसमें डी u लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसी से निकालेंगे कि कितने टर्म है। देखिए क्या है, n/2 इंटू a प्लस l, a प्लस l, a है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म। तो सम कितना दे रखा है? 952। n क्या है? नहीं पता है कितने टर्म है वो। और ये क्या है? 7 है। और l क्या है? लास्ट टर्म क्या है? n है, क्योंकि कहाँ तक गया है? लास्ट टर्म n तक, तो n। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा। अच्छा, उसी से करते हैं, है ना। लास्ट टर्म इसमें नहीं पता है, इसीलिए हमको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में n पदों तक गया है। ये फर्स्ट पद है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये nवां पद है, nth टर्म है ना। लेकिन nth टर्म क्या है वो हमको नहीं पता, इसीलिए सेकेंड वाला नहीं यूज कर सकते हैं। तो n/2 2a, a की जगह क्या है? 7 है, ये 7 है, ये फर्स्ट टर्म है ना। तो 7 2a है, तो 7 दूनी 14 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? सार्वधातुक 7 है, तो इंटू 7, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 से इधर गुना करेंगे तो 1800, कितना आ जाएगा? 1904 इंटू ये अंदर गुना होगा तो 14n और 7n 21n, और फिर 14n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा n/2, n बाहर रहने देंगे, 14 प्लस 7n माइनस 7। तो देखिए 14 और 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, प्लस का 7 प्लस 7। और इस n को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7n स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे। अब देखिए 7 दोनों जगह से कटेगा, 7 और 7 से यहाँ काटेंगे तो 7 दूनी 14, बच गया 5, 7 7 49 और 7 दूनी 14। मतलब
क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस एन का वैल्यू 272, एन स्क्वायर प्लस एन का वैल्यू 272। तो n का मान तो यही सब ऑप्शन में से कुछ होगा, तो ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करवा लेंगे, है ना, ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करवा लेंगे। सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग 16 मानते हैं, क्या मानते हैं 16, तो 16 रखने पर क्या 272 आ रहा है, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 रखे हैं n का वैल्यू, n बराबर 16 रखने पर 256 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 6 6 12 का 2, हाथ में एक 5 और 1 7 और 2 272। तो n का वैल्यू 16 रखने पर हमारा आंसर आ जा रहा है, मतलब n कितने टर्म तक गया होगा, 16 टर्म तक। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये एपी का क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बोर्डमास के रूल पर। किस पर, बोर्डमास के रूल पर। तो आप लोग को बोर्डमास में आता हुआ पहले का, उसके बाद डिवीजन, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, है ना, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो देखिए पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट है ना, बोर्डमास में बी होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले अंदर में छोटा ब्रैकेट तब फिर बड़ा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, और जो ये रैकरिंग दिया हुआ है दो डिजिट पर, इसका काम पहले कर लेंगे। इन दोनों के बीच, इस 5 के साथ माइनस साइन है, इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों के बीच जो साइन रहेगा वही एक्शन यहाँ करना है। तो 5 और 7 के बीच क्या है, प्लस है, तो ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों पर बार है ना, इन दोनों पर क्या है, बार है। तो 7 5 12, 6 माइनस प्लस 9, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 और 9 में माइनस 6 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, और 5 प्लस 12 माइनस 3। तो देखिए 12 में 3 घटाएंगे तो 9 और 5 14, 9 और 5 14 हो गया, 9 और 5, रुकिए एक बार फिर से करते हैं, 12 माइनस 6 प्लस 9, है ना, और 15 प्लस 12 माइनस, ठीक है, यहाँ से 15 प्लस 12 और यहाँ 9 6 15, 15 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 15 और 9 24, मतलब 72 डिवाइडेड बाई 1/2 का यहाँ आ गया 24, इसका मान क्या आ गया 24। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार, पहले का काम करते डिवीजन से पहले 12, तो 72 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा, बरछक 72। तो इसका आंसर क्या आ गया 6, इसका आंसर क्या आ गया 6, ऑप्शन नंबर ये। तो बोर्ड मास पर थोड़ा इजी सवाल बनता है, लेकिन हमको ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी माइनस प्लस और डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हम गलत किए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा और थोड़ा ढूंढने में भी परेशानी हो जाती है दोबारा से, इसलिए ध्यानपूर्वक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, बोलता है दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। कितना है, 8:9 है तथा उनका HCF 6 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो कभी भी देखिए दो संख्याएं का अनुपात आपको दिया रहे x/y, ये दो संख्याएं का रेशियो है ना, रेशियो दिया हुआ क्या x/y में है ना, दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे x/y और उनका HCF दिया रहे, HCF क्या दिया रहे, h दिया रहे। तो यहाँ से संख्याएं जो होंगी, संख्याएं वो क्या क्या होंगी, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि संख्याएं होंगी hx और hy। कभी भी दो संख्याओं का अनुपात x/y दिया रहे, यहाँ x/y क्या है 8:9 तथा उनका HCF क्या है, h का मान क्या है 6। तो संख्याएं अगर निकालना हो तो hx और hy, मतलब h इंटू x और h इंटू y, और इनका LCM निकालना हो
एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच तो दोनों में है, एच एक्स वाई, मतलब एच गुने एक्स गुने वाई, एच गुने एक्स गुने वाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो एच का मान तो 6 है, एक्स का मान 8 है और वाई का मान 9 है। तो क्या आ गया, 6 अठे 48, 9 अठी 72 और 9 चौके 36 और 7 43, मतलब 432। एलसीएम क्या आ गया, 432। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। तो एलसीएम एचसीएफ पर इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का रेशियो दिया रहे एक्स रेशियो वाई, एचसीएफ दिया रहे एच, तो संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई और उनका एलसीएम जो होगा एच एक्स वाई होगा। ध्यान में आपको आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि 70 का 40% और 80 के 30%, 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान हमको बताना है। मतलब 70 का 40% जो है वो 80 के 30% से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है वो हमको बताना है। तो 70 का 40% निकालेंगे। 70 का 40% कितना होता है, 7 चौके 28, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाएगा। और 80 का 30% कितना होता है, परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाएगा, 8 त्रिका 24, है ना। तो बोला है 70 का 40% 28 आया और इसका 24 आया, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, बटे 24 तो 1/6, 4 कम 4, 4 छक्के 24 और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 16.66%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 16.66%, ये है ना। 67 अप्रोक्स में क्या दिया हुआ है, 67, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इतना आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, किसी वस्तु का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 2000 रुपये है। कितना है, 2000 है ना, ये मेरा अंकित मूल्य है, 2000 रुपये है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। मतलब 20% का पहले छूट दिया, फिर ग्राहक जबरदस्ती करने लगा कि कम कीजिए, तो 10% का और छूट दे दिया, है ना। तो छूट पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य, मतलब 2 बार डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव दिया है, एक ही बार 30% नहीं दिया है, पहले 20% का दे लिया है, उसके बाद जो भी वैल्यू आया होगा उस पर फिर 10% का छूट दिया है, तब जाके वो सामान बिका है। तो सबसे पहले 20% का छूट देगा, मतलब कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, मतलब 5 का सामान है तो उस पर 1 यूनिट का छूट देगा, मतलब कितने पर बेचेगा, 4/5 पर, है ना, 4/5 पर। अब ये तो एक बार छूट देने के बाद प्राइस आया, लेकिन फिर इस पर 10%, ये जो भी प्राइस आया है, ये जो भी वैल्यू आया है, इस पर फिर 10% का छूट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू -1/10 होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 के छूट दे रहा है, मतलब 10 के सामान पर 1 का छूट दे रहा है। तो 10 के सामान पर 1 का छूट देगा तो बिकेगा कितने में, 9 में बिकेगा, 9 में बिकेगा, मतलब 1/10 छूट देगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से क्या आएगा, 1 - 1/10 बराबर 9/10। तो इसीलिए 9/10 यहाँ लिखे। यहाँ भी 1/5 है तो 4/5 कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 - 1/5 बराबर क्या आ जाएगा, 4/5। तो 4/5 ऐसे आया और 9/10 वैसे आया, है ना। तो यही मेरा सेलिंग प्राइस आएगा 2 बार छूट देने के बाद। तो अब कैलकुलेशन सिर्फ करना है, 1 0 से 1 0, 5 चौके 20, मतलब 4 चौके 16, 160 गुने 9, 16 9 144 और 1 0, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 2 बार छूट देने के बाद 1440 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है
तो x का मान हमको बताना है, x का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए ये क्रमागत अनुपात में मतलब 12 का जो x के साथ अनुपात है वही x का 48 के साथ अनुपात है। 12 का जो x के साथ अनुपात है वही x का 48 के साथ अनुपात है ना। तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 गुने 48, 12 गुने 48। तो 48 क्या होता है 12 गुने 4, 12 गुने 4। ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट में, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 12 में से 1 12 निकला और 4 का अंडर रूट 2, तो x बराबर क्या आ गया 24, है ना। तो देखिए आप यहाँ देख भी सकते हैं x का मान 24 आ गया, तो 12/24 करेंगे और x का मान 24 है तो 24/48। तो देखिए अनुपात सेम आएगा 1:2 और 1:2, तो 1:2 बराबर 1:2, मतलब 12 का जो 24 के साथ अनुपात है वही 24 का 48 के साथ अनुपात है ना। तो वही क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान हमारा क्या आ गया 24 आ गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, P एक व्यवसाय में 3,500 रुपये निवेश करता है। 5 महीनों के बाद Q कुछ निवेश, मतलब P कितना निवेश किया है 5,000 निवेश किया है। उसके बाद 5 महीने के बाद Q आया, उसने कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ गया, मतलब P के साथ जुड़ गया। कितने महीने बाद आया है 5 महीने बाद, और कुछ निवेश किया है। ये निवेश क्या है ये हमको पता नहीं है ना, कि Q कितना निवेश किया है ये हमको पता नहीं है। यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक है, मतलब Q को कितना अधिक लाभ मिल रहा है 50% अधिक लाभ मिल रहा है किससे P से, तो Q का निवेश ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब Q का जो निवेश, मतलब Q 5 महीने के बाद आया है और कितना निवेश करके बिजनेस में शामिल हुआ है वो हमको पता लगाना है। तो देखिए प्रॉफिट बराबर हो, प्रॉफिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कि प्रॉफिट लाभ का जो अनुपात होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है ना, कि Q का लाभ जो है वो P से 50% अधिक है, और टाइम भी दिया हुआ है। P तो शुरुआती से बिजनेस में लगा, मतलब P 12 महीने के लिए लगा है, और Q 5 महीने बाद आया, मतलब Q 7 महीने के लिए ही बिजनेस किया है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा प्रॉफिट बटे टाइम, है ना। तो देखिए P और Q दो बंदे हैं, है ना। बोला है कि यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक हो, तो अगर P को 2 यूनिट मिल रहा है प्रॉफिट, तो Q को कितना मिलेगा 3 यूनिट, है ना, क्योंकि Q को जो है वो P से 50% अधिक प्रॉफिट मिल रहा है। और टाइम का रेशियो क्या है, टाइम P अगर 12 महीने के लिए आया है, P पूरे साल काम करता है तो 12 महीने के लिए, और Q 5 महीने बाद आता है, तो Q जब 5 महीने बाद आता है तो Q का पैसा कितने समय के लिए रहा केवल 7 महीने के लिए। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 7 रेशियो क्या आ गया 18, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया 7:18, मतलब P अगर 7 यूनिट निवेश करता है तो Q 18 यूनिट निवेश करता है, और 7 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है P कितना निवेश कर रहा है 3500 रुपये निवेश, तो P कितना निवेश कर रहा है 3500 रुपये। 7 यूनिट का वैल्यू 3500, कितने गुना 500 गुना, कितने गुना 500 गुना, तो 18 यूनिट का भी वैल्यू 500 गुना हो जाएगा, 500 गुना क्या आ जाएगा 18×5 90,000 रुपये के साथ कौन निवेश में जुड़ रहा है 90,000, है ना, 1 0 और बढ़ा लीजिए, 90,000 रुपये के साथ कौन निवेश में जुड़ रहा है Q जुड़ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आएगा, इसके बाद अगला सवाल हम लोग करेंगे। बोलता है
क्वेश्चन नंबर 8, P अकेला एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। P कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? 18 दिनों में। P और Q एक साथ कार्य करते हुए 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। P और Q अगर एक साथ काम करने लगे तो कितना दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? 15 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, वो दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। 10 दिनों के बाद Q ने कार्य छोड़ दिया। Q कितने दिनों के बाद काम छोड़ रहा है? 10 दिनों के बाद। और P अकेला उस कार्य को पूरा करता है ना। P अकेला उस कार्य को Q के छोड़ने के बाद P जो है वो उस कार्य को अकेला पूरा करता है। P को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? मतलब Q के छोड़ने के बाद जो काम बचा है, Q तो 10 दिन तक ही साथ में काम किया, उसके बाद Q तो छोड़ दिया, तो जो शेष काम जो बचा है उसको करने में P को कितना समय लगा होगा, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? P तो 18 दिन में काम कर रहा है, P और Q 15 दिन में काम कर रहा है। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया? 18 और 15 का एलसीएम 90 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? P का 18 × 90, 5 एफिशिएंसी आ गया। ये चीज़ आपको बताएं एफिशिएंसी क्या होता है। अगर आप शुरू से मॉक टेस्ट नंबर 1 से पढ़ रहे हैं तो आपको सारा चीज़ लगभग बता दिया गया। अब रिपीटेड प्रश्न आएंगे तो उसमें मैं ज़्यादा अब आपको क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही बता दी गई। समय को बचाते हुए चलना है ना। आपको और भी तो सब्जेक्ट में ध्यान देना है। तो देखिए 15 × 6 = 90, इसका एफिशिएंसी क्या आ गया? 6। तो P का एफिशिएंसी कितना आया है? 5 यूनिट। और 6 Q का एफिशिएंसी, देखिए P + Q का एफिशिएंसी 6 है, तो P का 5 है, तो Q का कितना बचा होगा? 1 यूनिट। तभी P और Q का एफिशिएंसी क्या आ गया? 6 यूनिट। अब देखिए बोला 10 दिनों के, दोनों तो 7 दिन साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। 10 दिनों के बाद Q छोड़ रहा है, मतलब 10 दिनों तक वो दोनों साथ में काम किए। वो दोनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 10 × 6 = 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट काम हो गया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? रिमेन कितना बचा है? शेष कार्य 30 यूनिट कार्य बचा है, 30 यूनिट कार्य। अब तो Q तो छोड़ के चला गया। अब इस 30 यूनिट को कार्य को किसको पूरा करना है? P को करना है ना। Q को कार्य छोड़ दिया और P अकेले उस कार्य को पूरा करता है ना। जो शेष कार्य है उस कार्य को कौन पूरा करता है? P। तो P एक दिन में 5 यूनिट, तो 30 यूनिट को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 30/5 मतलब 6 डेज। कितना डेज लगेगा शेष कार्य को पूरा करने में? P को 6 दिन। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का C, है ना। कि बचे हुए कार्य को P को कितने दिनों में पूरा करना होगा? कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? 6 दिनों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 रुपये kg और 60 रुपये kg है। मतलब 2 चावल की किस्म है, एक फर्स्ट चावल है, एक सेकंड चावल है। ये दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? एक का कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये पर kg और एक का क्या है? 60 रुपये पर kg। एक का क्या है कॉस्ट प्राइस? 60 रुपये पर kg। ठीक है ना। पहला का 50 रुपये, दूसरा का 60 रुपये, जो कुछ अनुपात में मिलाई जाती है। आप बाजार गए, 50 रुपये पर kg वाले चावल भी कुछ खरीदे और 60 रुपये वाला चावल भी कुछ खरीदे, और ये दोनों को कुछ अनुपात में आप मिक्स कर दिए। मतलब हो सकता है आप 50 रुपये वाला kg 3 kg खरीदे हुए और 60 रुपये वाला 5 kg खरीदे हों, ऐसा कुछ करके खरीदे हों, और कुछ अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है। और जो मिक्सचर बनता है उसको 70 रुपये पर kg के हिसाब से बेचा जाता है। मिक्सचर जो बनता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग मिक्सचर का CP, बीच में मिक्सचर का CP। तो देखिए मिक्सचर को 70 रुपये पर kg में बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ प्राप्त हो। मिक्सचर को 70 रुपये पर kg पर बेचने पर कितना लाभ हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है। तो वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल
की किस्मों को मिलाया जाता, मतलब कि 70 किस अनुपात में ये दोनों चावल को मिलाया गया था वो रेशियो हमको बताना है। अब देखिए यहाँ हमको मिक्सचर का सीपी लिखना है, मतलब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आया वो, है ना, तब एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन से ये सवाल बनेगा, है ना। तो 70 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब 5 का सामान है तो उसको हमको कितना में बेचना पड़ेगा 6 में, मतलब ये 6 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है। ये कितने यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 6 यूनिट की। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 5, तो यहाँ से हम 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, है ना, 5 यूनिट का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 100 काटेंगे तो 3 और यहाँ 35 बचे कितना आ जाएगा 5 बचे 25, 175/3, 175/3। इस पूरे डाटा को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि बटे 3 है तो पूरे डाटा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो खत्म हो जाएगा और यहाँ 180 बन जाएगा, 60 तिया 180 और 50 तिया 150, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 25, यहाँ 5 और यहाँ डिफरेंस लेंगे 175 माइनस 150, 25 और यहाँ डिफरेंस लेंगे 180 माइनस 175, 5 एकम 5 और 5 बचे 125। तो रेशियो क्या आ गया 1:5, मतलब फर्स्ट से चावल का 1 यूनिट ले रहे हैं तो सेकेंड चावल का 5 यूनिट, मतलब फर्स्ट चावल अगर 1 kg लिए तो सेकेंड चावल 5 kg लेना पड़ेगा। तो क्या रेशियो आ गया 1:5, और यही हमारा सही उत्तर हो गया कि दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा 1:5 के रेशियो में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, मतलब जो भरने वाला पाइप है, मान लीजिए भरने वाला पाइप ये है, वो कितने घंटे में भर सकता है 10 घंटे में एक पाइप को, एक टंकी को भर सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब इस टंकी में क्या है एक लीकेज है, लीकेज मतलब कि पानी एक छेद से निकल रहा है, जिससे इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 1 घंटा अधिक समय। मतलब पहले अगर ए काम कर रहा था और ए के साथ एक लीकेज पाइप बी भी काम करने लगा तो इसको 1 घंटा, मतलब कि एक रिसाव पाइप पानी भी निकाल रहा है तो इससे 1 घंटा अधिक, मतलब अब कितने घंटे में टंकी भरेगा 11 घंटे में। तो बोला है यदि टंकी पूरा भरा है, मतलब टंकी क्या है पूरा लबालब भरा है, तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। मतलब टंकी अगर पूरा भरा हो तो रिसाव पाइप उस टैंक को कितने समय में खाली कर पाएगा। तो देखिए यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगा टैंक का, ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या है 10 और 11 का एलसीएम 110 यूनिट, कितना है 110 यूनिट, 110 यूनिट, है ना, मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी है 110 यूनिट। तो देखिए अच्छा 9 घंटे में भर सकता है, एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है ना, तो 9 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे अधिक लगेगा। अगर रिसाव है तो 10 घंटे में, तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगा 9 यूनिट, 90 यूनिट, है ना, 9 और 10 का एलसीएम 90। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 10 का 90, डिवाइड करना है 10 आ गया और 10 9 90, इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 9। अब देखिए सोचने वाली बात है कि ए 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है, ए 1 घंटे में कितना एफिशिएंसी है इसका 10 है, लेकिन यहाँ तो 9 ही भरा है, मतलब ये तो अपना काम किया है 10 यूनिट भरा है, उस 10 यूनिट में से 1 यूनिट को खाली कर दिया है बी और टोटल कितना भर गया 9 यूनिट। मतलब ये 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहा है तो साथ ही साथ बी 1 घंटे में 1 यूनिट खाली भी कर दे रहा है, जिसके वजह से कितना यूनिट 9 यूनिट ही भर पा रहा है। तो देखिए अब एफिशिएंसी हमको बी का भी पता चल गया, रिसाव पाइप का एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट पर आवर खाली करने का, है ना। तो देखिए यदि टंकी पूरा भरा हो तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा 1 घंटे में रिसाव पाइप 1 यूनिट खाली करता है तो 90 यूनिट
को खाली करने में कितना समय लगेगा? 90/1 बराबर 90 आवर। 90 आवर का समय किसको लगेगा? रिसाव पाइप को, टंकी को खाली करने में, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही यूनिट खाली कर पा रहा है, तो 90 यूनिट को खाली करने में 90 यूनिट समय लगेगा, 90 आवर समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 500 रुपये, 500 या 5000, हाँ 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 4000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का, देखिए 500 रुपये का 7% की दर से साधारण ब्याज है और 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, टोटल कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए 500 रुपये पर 1 साल में 7%, तो 3 साल में कितना? 21% और 500 का 21%, 500 का 21% कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 21 बचे 105 रुपये, मतलब 500 पर कितना? 105 रुपये मिल गया। अब बोला है 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, 700 रुपये पर 1 वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में 30%, तो 700 का अगर 30% निकालने लगेंगे तो क्या आ जाएगा? 7×21 मतलब 210 रुपये, 210 रुपये। और 1000 का 4% की वार्षिक दर, मतलब 1000 रुपये पर 1 साल में 4%, तो 3 साल में 4×12%, तो 1000 का 12% कितना आ जाएगा? 1000 का 12% 120 रुपये। अब क्या करना है? तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या? 210 और 120 330, 330 और 105, 330 और 105 435, कितना? 435 रुपये टोटल क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आपको शॉर्ट में समझ के डायरेक्ट ए लाइन को लिखना है और जोड़ देना है, ए लाइन को लिख के जोड़ देना है ना, बस आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, लगभग आप 10-12 सेकेंड में कर पाएंगे, है ना। तो आपको समय को बचाते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जब 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 9% पर ईयर, है ना। और वार्षिक चक्रवृद्धि मतलब कि 1 साल में कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी होगी? मतलब 5000 की राशि 2 साल के बाद कितनी बढ़कर कितनी हो जाएगी, है ना, ब्याज लेकर। तो देखिए 9 वर्ष का 9% है, 9% का 2 साल का सक्सेसिव कितना आ जाएगा? 9 + 9 × 9/100, है ना, क्योंकि सक्सेसिव होता है ना। क्या आ जाएगा? 18.81%, 18.81%। कभी भी आपको, क्योंकि हर साल 9% बढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर भी 9% और सेकेंड ईयर भी 9%, तो ये दोनों का सक्सेसिव निकालना है। तो कभी भी आपको X% एंड Y% का सक्सेसिव निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है? X + Y + XY X × Y/100%। ये दोनों का क्या आ जाएगा? सक्सेसिव। क्या आ जाएगा? सक्सेसिव परसेंटेज, है ना। तो क्या आ गया? 18.81%, मतलब 5000 की राशि, अमाउंट क्या हो जाएगा 2 साल के बाद? अमाउंट 5000 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और इस 5000 पर कितना परसेंट? 18.81%, है ना, 18.81%। तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 डेसिमल उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 5000 प्लस ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 × 5 8 पे 40 का 0, 18 × 5 90 और 4 94, तो क्या आ जाएगा? 5940.5, 5940.5। ये राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5940.5। ऑप्शन नंबर क्या? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? 5940 रुपये। 5000 की राशि बढ़कर कितनी? 5940। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब आप लोगों के सामने चोर और पुलिस का सवाल आ गया। भैया ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है, चोर और पुलिस वाला, और ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ के जाना है ये सवाल को, और ये बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको करके आपको बहुत ही क्या आनंद आने वाला है। तो देखिए एक चोर 400 किलोमीटर की दूर स्थित शहर की और 60 किलोमीटर की चाल से कार चलाते हुए भागता है। मतलब ये चोर यहाँ है और इससे 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है जिसकी और ये 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाते हुए भाग रहा है। मतलब एक चोर चोरी किया और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है ना, सिर्फ 30 मिनट के बाद। मतलब चोर चोरी करके 30 मिनट तक ही चल सका और पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर दी। पुलिस को जैसे ही खबर हुआ वो पुलिस पीछा करना शुरू कर दी। अब पुलिस 80 किलोमीटर की चोर जो जा रहा है, चोर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिस जो है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। पुलिस कितनी 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है ना, पीछा करना शुरू करती है। अब चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब चोर जिस वक्त पकड़ा जाएगा उस वक्त पुलिस कुल कितनी दूरी तय कर पाएगी, है ना, कितनी दूरी तय करने के बाद पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। मतलब पुलिस कितनी दूरी तय करेगी जिससे चोर पकड़ा जाए, है ना। तो और ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए चोर तो केवल 30 मिनट तक ही अकेले चल सका, उसके बाद तो पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर दी। मतलब चोर का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, लेकिन चोर तो 30 मिनट तक ही चला। मतलब 30 मिनट में कितना डिस्टेंस 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर मान के चलिए। ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस चोर चल पाया है ना। चोर यहाँ है अब और पुलिस यहाँ है ना। पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर रही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बनेगा वो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, चोर और पुलिस का 30 किलोमीटर। अब ये दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है, चोर भाग रहा है 60 की स्पीड से, चोर कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से, और पुलिस भाग रहा है 80 की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, ये सेम डिस्टेंस में भाग रहे हैं। सेम डिस्टेंस में जब दोनों, ये भी इस डिस्टेंस में इस दिशा में जा रहा है और ये भी इस दिशा में जा रहा है, दोनों सेम दिशा की डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में ये दोनों का इस रिलेटिव स्पीड जो होता है ये दोनों का डिफरेंस होता है। 80 और 60 का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर। और टाइम तो हमको निकालना है कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा 30/20, मतलब 1.5 आवर। 1.5 आवर में मतलब 1.5 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। अब देखिए बोला है चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 1.5 घंटे में चोर पकड़ लिया है। पुलिस जब दौड़ना चालू किया उसके 1.5 घंटे के बाद चोर को पकड़ लिया है। पुलिस 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना 80 गुने 1.5, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम इंटू स्पीड, है ना। तो 80 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर, है ना। क्योंकि पुलिस कितने घंटों तक ये दूरी, कितने घंटों के बाद चोर को पकड़ी है 1.5 घंटों के बाद। तो 1 घंटे में पुलिस 80 किलोमीटर और आधा घंटे में 40 किलोमीटर, टोटल 1.5 घंटे में कितना 120 किलोमीटर पुलिस को तय करना पड़ेगा, तब जाके कहीं चोर पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। एक रेलगाड़ी क्या करती है 20 सेकंड में एक खंबे को
पार करती है। यह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी जब भी एक खंभे को पार करती है तो कितनी दूरी के बराबर चलती है? अपने डिस्टेंस के बराबर। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा? जब भी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी तो अपने डिस्टेंस के बराबर, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को तय करेगी। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल है s किलोमीटर पर आवर, तो इस s किलोमीटर पर आवर को घंटा में चेंज करना क्या मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड आ गई s इंटू 5/18 और ये दूरी को 20 सेकेंड में एक खंभे को पार करती, मतलब अपने लेंथ को कितने डिस्टेंस, उसका लेंथ क्या आ गया? इतना आ गया। अब देखिए जब और यह 5 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकेंड में पार करती है। जब भी रेलगाड़ी एक मतलब कि उधर से एक आदमी आ रहा है और इधर से रेलगाड़ी भी जा रहा है, तब पर भी अपने डिस्टेंस, अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस को चलेगी। जब भी किसी आदमी को भी पार करेगी तब भी या तो खंभा को पार करे या तो आदमी को पार करे, अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस को चलेगी। तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ट्रेन जा रहा है इधर से s की स्पीड से, उधर से आदमी आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। ये इधर जा रहा है और वो उधर से इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। मतलब कि ट्रेन का स्पीड तो s माने है, s किलोमीटर पर आवर, तो s प्लस 5, s प्लस क्या हो जाएगा 5, है ना, s प्लस 5, और इसको जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और ये कितना समय लेता है? 18 सेकेंड में पार करने में समय लेता है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल ट्रेन के बनते हैं, है ना। तो 5/18 से 5/18 कैंसल आउट हो गया, 2 9 18 और 2 10 का 20, तो यहाँ से क्या गया 10s बराबर 9s प्लस 45। तो यहाँ से 9 ये s है, इसको आप 5 नहीं समझिएगा, 10s में से 9s घटेगा तो s बराबर क्या आ गया 45। तो s का वैल्यू क्या आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। s का जो भी वैल्यू आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि हम चेंज कर लिए हैं इसको मीटर पर सेकेंड में। तो s का वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर आ गया क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15 है। हम लोग 15 सवाल तक पहुंच गए हैं, अब ज़्यादा नहीं है और सिर्फ 5 सवाल बचे हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो आपको पता होगा क्या होता है, अगर साइड ये है तो हाइट क्या होता है, हाइट होता है √3/x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का अलग रहना चाहिए, x है ना। साइड अगर x है तो √3/2 x, हाइट क्या होता है √3/2 x। और एक वर्ग है, इसका साइड अगर a है, इसका साइड a है तो डायगोनल क्या होगा a√2 डायगोनल क्या होगा a√2। तो इसका डायगोनल आ गया a√2 और इसका हाइट आ गया √3/2x। बोला एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, मतलब ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो त्रिभुज का और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा x/a बराबर क्या आ गया √2√2/√3, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 2√2 और a का वैल्यू √3। तो क्षेत्रफल एरिया का रेशियो पूछा, एरिया किसका किसका, ट्राइंगल और वर्ग का, ट्राइंगल और वर्ग का। अगर ट्राइंगल का साइड x है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड x है, तो इसका
एरिया क्या होगा √3/4 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 चौके 8, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ तक ये हो गया। अगर साइड ये है तो एरिया क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब 3 से ये कैंसिल होगा √3 बार, तो 2√3 एरिया क्या आ गया 2√3 यानी 2:√3 किसका रेशियो आया, त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अच्छा, आप लोग जो ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं इसमें से आप लोगों में से कितने बच्चे हैं ऐसे मुझे कमेंट करके बताएंगे जो लोग मैथ को नहीं पढ़े हैं, मतलब मैथ का सिलेबस पूरा एक बार नहीं कवर किए हैं और उसके बावजूद भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अगर आप बिना सिलेबस को कवर किए ही मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद नया क्वेश्चन आएगा और वो भी नए चैप्टर का किसी भी टॉपिक से आ सकता है ना, नए चैप्टर के किसी भी टॉपिक से। तो आप अगर पूरा नहीं पढ़े रहेंगे, पूरा सिलेबस आप नहीं कवर किए हैं, तो फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं, आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला है मॉक टेस्ट लगाने से। इसीलिए मैं क्लियर ही कह देता हूँ, क्योंकि वही बच्चे मॉक टेस्ट को देखे जो लोग एक बार सिलेबस को पूरा अच्छे तरीके से या कुछ भी पढ़े हों, सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी मॉक टेस्ट देने का कुछ भी बेनिफिट होगा, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है 2:3 और ऊंचाई का अनुपात 5:3। ये हाइट का रेशियो है और ये रेडियस का रेशियो है ना, रेडियस का रेशियो है। यदि बेलन का आयतन मतलब एक बेलन मतलब पहला बेलन का आयतन जो है वो 160 घन इकाई है, तो दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वॉल्यूम जो डिपेंड करता है बेलन का वो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुने हाइट पर, रेडियस के स्क्वायर गुने हाइट पर। तो देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट बेलन, यहाँ सेकंड बेलन। तो देखिए क्या निकालना है r²h, है ना, यही होता है किसका वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है r²h, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो r², देखिए r पहला बेलन में r क्या है 2 है तो r² 4 आ जाएगा, दूसरे बेलन में r क्या है 3 है तो r² 9 आ जाएगा। अब h, पहला बेलन का हाइट कितना है 5 और दूसरे बेलन का हाइट 3, यही रेशियो में होगा, इसी रेशियो में होगा। जो भी वॉल्यूम होगा फर्स्ट बेलन का वो इसी रेशियो, फर्स्ट और सेकंड बेलन का वो इसी रेशियो में होगा। 20:27, मतलब फर्स्ट बेलन का अगर वॉल्यूम 20 यूनिट है तो सेकेंड बेलन का वॉल्यूम 27 यूनिट होगा। तो देखिए, फर्स्ट बेलन का वॉल्यूम दे रखा है कितना है 160 सेंटीमीटर घन इकाई, कितना 160 घन इकाई है ना। कितने गुना है 8 गुना है, तो यहाँ भी 8 गुना आ जाएगा। 227 का 8 गुना होता है 216 घन इकाई, क्या आ जाएगा 216 घन इकाई। 27 गुने 8 होता है 216, 27 का टेबल तो याद नहीं होगा है ना, तो याद कर लीजिएगा 27 गुने 8 क्या होता है 216। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बोला है x + 1/x = 2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग x का वैल्यू क्या ऐसा आप सोच सकते हैं जो यहाँ रखने पर 2 आ जाए, है ना, x का वैल्यू यहाँ रखने पर 2 आ जाए। अगर आप सोच पाते हैं तो x का वैल्यू तो आपको पता चल गया और उसी x का वैल्यू यहाँ रख देना है और आपका आंसर झट से आ गया। तो 1 देखिए, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1/1 क्या आ गया 2 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x = 1 क्या कर रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर यहाँ 1 रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 2, 1 + 1
2 और इसका आंसर क्या आ गया 1 + 1 2 हमारा सही उत्तर आ गया। तो हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, है ना। अब आपको 18 नंबर सवाल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो साइन 15 का मान, साइन ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला दे रखा है और साइन 15 का मान आपको पूछा है। तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सही है ना। साइन 15 को लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 करेंगे तो अभी भी 15 आया है ना। तो देखिए साइन ए के जगह क्या है 45, बी के जगह क्या है 30 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में लिखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ये लाइन आपको लिखना नहीं है, ये लाइन आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट वैल्यू बैठाते जाना है, क्योंकि लाइन लिखने में आपको समय नहीं खराब करना है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो देखिए 2√2 तो नीचे से एलसीएम आ गया, 2√2 क्या आ गया एलसीएम, और ऊपर क्या गया √3 - 1। अब आप लोग रैशनलाइज कीजिएगा हरों का परिमयकरण, उसमें क्या होता है ना, ये √2 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा √6 माइनस √2/2√2 इंटू √2 बराबर 4। क्या आ गया √6 माइनस √2/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से, मतलब एक इमारत है 150 मीटर ऊंचा इमारत, इसका नाम क्या है ए, इसके शीर्ष से, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है जो इसका शीर्ष है, इसके शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। जाहिर सी बात है उन्नयन कोण बन रहा है तो इमारत बी क्या होगा इससे लंबा होगा, तभी उन्नयन कोण बन सकेगा। इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कब बनेगा, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कब बनेगा, जब इमारत बी की लंबाई जो है वो इमारत ए की लंबाई से ज़्यादा हो, है ना, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, है ना। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है किसके, इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर, ठीक है। इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। इमारत बी के तल कहाँ है, बी का तल यहाँ है, इस पर कितने डिग्री का अवनमन कोण बनाता है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो बोला है इमारत बी की ऊंचाई कितनी है, इमारत बी की ऊंचाई कितनी, ये दिया हुआ है इमारत ए की ऊंचाई 150 मीटर। तो देखिए यहाँ ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 30 डिग्री है तो ये भी एकांतर कोण से 30 डिग्री आ जाएगा, है ना, 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री होगा। अब देखिए 30 डिग्री के सामने 150 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा 150 √3 मीटर। ये चीज़ आपको बता चुके हैं, है ना, कि 30 60 90 ट्रायंगल में क्या रेशियो फॉलो होता है, साइड का रेशियो 1:√3:2, मतलब 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ 60 डिग्री के सामने √3 गुना आ जाएगा 150 √3, ये लंबाई 150 है तो ये भी लंबाई 150 ये भी लंबाई क्या आ जाएगा 150 और ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री। तो 45 45 90 ट्रायंगल में एक साइड का रेशियो क्या फॉलो होता है 1:1:√2 ये 1 यहीं तक है ना, यहीं तक। तो 1 यूनिट का वैल्यू 150 √3 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 150 √3 क्या है मीटर। ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक का क्या आ जाएगा 150,
ये सीधा है इसी के सीधा, तो 150 मीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 150 मीटर। टोटल लेंथ क्या आ गया 150 प्लस 150√3। 150 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 150 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। 150 इंटू √3 प्लस 1 मीटर किसका ऊंचाई, इमारत बी का ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आखिरी प्रश्न है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी है ना। मतलब एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। ये टेंजेंट यहाँ से खींच गया और ये टेंजेंट यहाँ से खींच गया, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट खींची गई है ना। एक जोड़ी है जो कि क्या लिखा हुआ है 75 डिग्री पर झुकी हुई है ना। ये 75 डिग्री का कोण यहाँ बना रही है ना। तो बोला है कि यह आवश्यक स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण, देखिए ये इस त्रिज्या की अंतिम बिंदु है ना। ये त्रिज्या की यहाँ से चालू हुआ, ये इसका अंतिम बिंदु, और ये त्रिज्या की यहाँ से यहाँ चालू हुआ, ये अंतिम बिंदु। ये दोनों त्रिज्याओं की अंतिम बिंदु कहाँ मिलती है, यहाँ। तो ये दोनों के बीच का कोण यहाँ पूछा है। तो आपको याद रखना है जब भी किसी सर्कल में दो टेंजेंट खींचे और यहाँ अगर थीटा बना रहे, यहाँ क्या बना रहे थीटा, तो यहाँ का क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और ये फिगर अगर आपके माइंड में रहता तो अभी आप डायरेक्ट बता देते कि 180 में से थीटा को घटाएंगे 75 डिग्री को, तो क्या बचेगा 105 डिग्री, है ना। तो ये फिगर आपके माइंड में रहता तो डायरेक्ट आप मार देते 105 डिग्री। क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही आपका आंसर क्या रहता 105 डिग्री आंसर। वही ना पूछा है कि यह मतलब खींची हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण, ये त्रिज्या का अंतिम बिंदु यहाँ है और ये त्रिज्या का अंतिम बिंदु यहाँ है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों का अंतिम बिंदु कहाँ मिल रहा है यहाँ। तो सेंटर पर कितना कोण बनेगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ गया 105 डिग्री। तो हम लोग आज छठा मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जल्द ही आपको मिलेगा, कल ही 1-2 दिन के गैप में आते रहेगा। तो आप लोग लगातार देखते रहिए। अभी एग्ज़ाम में आपका समय है, 1.5 महीने का समय है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए ताकि आप इस बार एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, ठीक है। तो धन्यवाद।